बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7वीं गणित पाठ 4, जिसका नाम है सरल समीकरण। इसकी हम पहली प्रश्नावली देखेंगे और प्रयास करेंगे कि आज पूरा पाठ हम इसमें हल करें। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप पेशेंस के साथ देखेंगे कि हमको पूरा पाठ खत्म होते तक पूरा समझ में आ जाएगा। हम देखेंगे इसका प्रश्न नंबर 2 से शुरुआत करेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 है हमारा, जांच कीजिए कि कोष्टकों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरण के हल है या नहीं। पहला प्रश्न देखेंगे हम, n-5 बराबर दिया है 19 और n बराबर दिया है 1। हम देखेंगे कि क्या n बराबर 1 इस समीकरण का हल है। तो हम यहाँ लिखेंगे हल और देखेंगे n जहां पर लिखा हुआ है वहां पर लिख देंगे 1। तो हमने लिखा 1-5 बराबर 19। 5 और 1 दोनों जुड़ जाएंगे तो यहाँ आएगा बराबर में 19। हम देखेंगे 6 और 19 दोनों बराबर नहीं है, तो इस बराबर को काट देंगे और यहाँ लिखेंगे उत्तर। उत्तर में हम लिखेंगे कि n बराबर 1 समीकरण का हल नहीं है। हमको देखना है कि 19 के बराबर अगर संख्या आ जाती है तो हल है, नहीं तो नहीं है। हमने देखा कि यहाँ 6 आया और यहाँ 19 है, इसलिए ये इसका हल नहीं है। फिर हम देखेंगे बी वाले में दिया है 7n-5 बराबर दिया है 19 और n बराबर दिया है -2। अब हमको क्या करना है, जहां पर n है वहां हम रखेंगे -2। तो हमने देखा 7, हम ऐसा प्रयास करें कि जहां भी n का हम मान रख रहे हैं उसको कोष्टक के अंदर रखें। तो हम यहाँ पर भी कोष्टक बनाएंगे और रख देंगे -2। बाकी का प्रश्न हम वैसा का वैसा उतारेंगे। -5 बराबर 19। हम देखेंगे कि यहाँ पर n का मान केवल n अकेला था, इसलिए हमने 1 लिख दिया और 1 और 5 जुड़ गया, लेकिन यहाँ पर n के साथ में 7 लिखा हुआ है। और जब भी कोई संख्या कोष्टक में हो और उसके बाहर कोई कुछ लिखा हुआ हो अंक, तो इनका आपस में गुणा होता है। और गुणा की कंडीशन होती है कि अगर अलग अलग चिन्हों का गुणा हो रहा है तो ऋण की संख्या आती है। इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ पर ऋण का चिन्ह है, इसका मतलब ये धन है और ये ऋण है। अलग अलग चिन्हों का गुणा होता है तो ऋण की संख्या आती है। 7 का गुणा 2 में करेंगे, 7 दूनी 14 आएगा, -5 और बराबर है 19। अब हम देखेंगे कि हमारे पास ऋण 14 है और साथ में -5 है। दोनों संख्याएं अलग अलग चिन्हों की है, चाहे इनका जोड़ हो रहा है लेकिन अलग अलग चिन्ह होने के कारण हमको घटाना पड़ेगा। तो हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है और बड़ी संख्या के सामने का ही चिन्ह लगता है। तो हम देखेंगे 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा और 14 के सामने का हम चिन्ह लगाएंगे तो वो ऋण का हो जाएगा। इस प्रकार हम देखेंगे कि ऋण 9 और 19 दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये दोनों संख्याएं बराबर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे उत्तर। उत्तर में हम लिखेंगे कि n बराबर -2 समीकरण का हल नहीं है। फिर हम देखेंगे सी में दिया हुआ है 7n-5 और बराबर में दिया हुआ है 19 और n का जो मान है वो दिया हुआ है 2। अब हम देखेंगे कि क्या हमारा जो समीकरण है वो n के इस मान से संतुष्ट हो रहा है। तो हम देखेंगे हल। हमने लिखा 7, कोष्टक बनाया, n का मान रख दिया हमने 2, -5 बराबर हमको लिखना है 19। अब यहाँ भी कोष्टक के बाहर 7 लिखा हुआ है, 7 का 2 में गुणा होगा तो 7 दूनी हो जाएगा 14, -5 बराबर 19। अब 14 और 5 दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, यहाँ पर धन चिन्ह है और यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब धन का चिन्ह है। तो हम देखेंगे 14 और 5 दोनों को जोड़ने पर 19 आता है, तो यहाँ भी 19 बराबर में है। तो हम लिखेंगे उत्तर। उत्तर लिखेंगे हम कि n बराबर 2 समीकरण का हल है। समीकरण का हल है। यह समीकरण का हल है क्योंकि दोनों संख्याएं आपस में बराबर आ गई। अगला प्रश्न हम देखते हैं डी में है 4p -3 बराबर 13 और p बराबर दिया हुआ है 1। इसको हल करके देखते हैं कि क्या p बराबर 1 जो है वो इस समीकरण का हल है। तो हम देखेंगे यहाँ 4
p की जगह p का मान रखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे -3 और बराबर के उस साइड हमको दिया हुआ है 13। अंदर गुणा करना होगा, 4 का गुणा 1 में करेंगे, 4 एकम 4 आएगा, -3 बराबर 13 वैसा का वैसे ही। 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा, तो हमारे पास आ गया 1 बराबर 13। तो 1 और 13 आपस में बराबर नहीं है, तो हम उत्तर लिखेंगे, उत्तर में हम लिखेंगे कि p बराबर एक समीकरण का हल नहीं है। हम फिर करेंगे ई में लिखा है 4p -3 बराबर 13 और p बराबर दिया है -4। फिर हल करेंगे हम, तो हमने देखा यहाँ 4 और p की जगह हम रखेंगे -4, -3 बराबर 13 वैसा का वैसा। हमने केवल p की जगह रख दिया -4, बाकी हमारा समीकरण वैसा का वैसा ही है। अब हम देखेंगे कि अलग अलग चिन्हों की संख्या का गुणा हो रहा है, कोष्टक के बाहर कोई संख्या मतलब गुणा करना होगा। अब हम देखेंगे अलग अलग चिन्हों की संख्या का गुणा हुआ है तो ऋण की संख्या आएगी, और 4 का 4 में गुणा करने से आएगा 4 चौक 16, ये -3 वैसा का वैसे ही, बराबर के बाद का 13 वैसा का वैसे ही। अब दोनों संख्याएं सेम चिन्ह की, इसलिए इनको जोड़ना पड़ेगा, और चिन्ह ऋण का आएगा। 16 और 3 को हमने जोड़ा तो 16 और 3 हो गया 19, और बराबर के इधर है हमारा 13, तो -19 और 13 आपस में बराबर नहीं है, इसलिए हम यहाँ उत्तर लिखेंगे। उत्तर जो है हमारा आएगा कि p बराबर -4 समीकरण का हल नहीं है। उसके बाद हम f में देखेंगे कि 4p -3 बराबर 13 और p बराबर दे रखा है, p बराबर दे रखा है 0। तो हम देखते हैं कि क्या 0 से यह समीकरण संतुष्ट होता है। तो हम देखेंगे हल देखेंगे, 4 और p का मान रख देंगे हम 0, -3 बराबर 13। 0 का गुणा किसी में भी होगा 0 हो जाएगा, -3 बराबर 13। तो हम देखेंगे 0 में से -3 घटाएंगे तो -3 ही बचेगा, बराबर 13। -3 और 13 भी आपस में बराबर नहीं है, इसलिए हम उत्तर लिखेंगे p बराबर 0 समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, कुछ नहीं करना है, जो n और p के मान दिए हैं उनको उनकी जगह पर कोष्टक में लिखना है और गुणा करना है, तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर बराबर संख्या आ जाती है तो हल है, और बराबर संख्या नहीं आती है तो फिर हल नहीं है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 3 में प्रयत्न और भूल विधि है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में थोड़े कम ही पूछे जाते हैं। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4, इसमें लिखा निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण लिखिए। पहला कथन जो है वो है संख्याओं x तथा 4 का योग 9 है। हमको प्रश्न को समझना है और उत्तर लिखना है। संख्याओं x, तो यहाँ लिखेंगे x, तथा 4 का योग मतलब होता है जोड़, तो यहाँ लगाएंगे धन का निशान। x तथा 4, तो x तथा 4 मतलब यहाँ x धन 4 लिखेंगे। योग 9 है तो यहाँ लिख देंगे बराबर 9। देखा हमने x तथा 4 का योग, तो x तथा 4 का योग 9 है तो बराबर लिख दिया हमने 9, ये हमारा उत्तर हो गया। उसके बाद दूसरा देखेंगे, दूसरे में लिखा है y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है, तो यहाँ लिखेंगे 8 प्राप्त होता है। तो हम देखेंगे इसको, y में से 2 घटाने, तो हम लिखेंगे y में से 2 घटा दिया, और 8 प्राप्त हो रहा है तो बराबर के उधर 8 लिख देंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है, लेकिन परीक्षा में एक प्रश्न इसमें से जरूर आता है। फिर हम लिखेंगे a का 10 गुना, तो a का 10 गुना 70 है। तो इसकी बहुत ही आसान ट्रिक है, मैं बताता हूं कि अगर
कोई भी ABCD का अक्षर लिखा हुआ है तो पहले हम उसको लिखेंगे और उसका जितना गुना लिखा हुआ है वो उसके सामने लिख देंगे। तो A का पूछा तो हमने पहले A को लिखा और जितना गुना पूछा उसको सामने लिख दिया और जो लास्ट में दिया है उसको बराबर के उधर लिख देंगे। तो ये हो गया A का 10 गुना बराबर 70 होता है। उसके बाद फिर चौथे को देखेंगे। चौथे में लिखा हुआ है संख्या B को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। तो हम देखेंगे इसको किस प्रकार से करेंगे। B को 5 से भाग देने पर, तो हम B को 5 से भाग दे देंगे और बराबर में हमको 6 मिल रहा है, ऐसा भी लिख सकते हैं। और B को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। दोनों ही कंडीशन सही है। उसके बाद हम लिखेंगे पांचवा। पांचवे में लिखा है कि T का 3/4 T का 3/4 T का 3/4 जो है वो 15 है। तो यहाँ लिखेंगे टी का 3/4 15 है। अब देखिए 1/4 कैसा लिखते हैं। 1/4 लिखने के लिए हमको लिखना पड़ेगा 1/4। 2/4 अगर हमको लिखना है, 2/4 अगर लिखना है तो आएगा 2/4। और 3/4 अगर हमको लिखना है तो 3/4 हम लिखेंगे, वो आएगा हमारा 3/4। मतलब एक रोटी के हमने 4 बराबर हिस्से करे और 3 हिस्से हमने ले लिए, उसको बोलेंगे हम 3/4। तो टी का 3/4। अभी मैंने बताया था कि ABCD का कोई भी अक्षर आ जाए पहले उसको लिखेंगे, फिर 3/4 के बारे में बोला है तो 3/4 लिख देंगे उसके सामने। ये हो गया 3/4। और वो बोल रहा है कि बराबर 15 प्राप्त होता है, तो हम लिख देंगे बराबर में 15। तो ABCD का कोई अक्षर दे दिया जाए और उसमें 3/4, 4 गुना, 5 गुना, 8 गुना जो भी बोले, वो अक्षर लिखने के बाद में हम उतना सामने लिख दें और बराबर में जो दिया है वो लिख दें, आसानी से उसका उत्तर आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं इसका छठवां प्रश्न। छठवें प्रश्न में दिया है M का 7 गुना, M का 7 गुना और 7 का योगफल, और 7 का योगफल जो है वो 77 देता है, 77 देता है। तो हम देखेंगे, अभी मैंने बात की कि ABCD का कोई भी अक्षर है तो पहले हम उसको लिखेंगे, जितना गुना बोला है उसके सामने लिख देंगे। तो M का 7 गुना और 7 का योगफल, मतलब इसमें हमको 7 का योगफल करना है, मतलब 7 को जोड़ना है। M का 7 गुना तो M के आगे 7 लिख देंगे धन, और उस 7 का योगफल तो उसमें 7 का योगफल कर देंगे। तो वो बोल रहा है कि बराबर 77 प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये समीकरण बन गया हमारा। उसके बाद हम देखते हैं कि सातवें में क्या आएगा। एक संख्या x की चौथाई ऋण 4 आपको 4 देता है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि कोई भी संख्या हमको दी है, हम पहले उसको लिखेंगे। x दिया है तो x लिखेंगे, और वो बोल रहा है कि चौथाई, तो चौथाई में आगे 1 2 3 4 कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब हम मानेंगे कि चौथाई का मतलब चौथा हिस्सा, मतलब 1/4 की बात कर रहा है। तो हम इसके सामने 1/4 लिख देंगे। तो हमने लिखा 1/4, मैंने बताया था 1/4 मतलब 1/4। तो 1/4 आगे लिखा जाएगा x के, और ऋण 4 बोल रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे ऋण 4। बराबर हमको देता है 4, तो यहाँ लिख देंगे बराबर दे रहा है 4। अब x के आगे 1 लिखा हुआ है तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल हम x के बटे में 4 लिख देंगे। उसके बाद ऋण 4 और 4 वैसे के वैसे आ जाएंगे। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चौथाई अगर लिखा हुआ है तो हम उसको माने कि ये 1/4 की बात हो रही है। उसके बाद फिर हम 8वां प्रश्न देखते हैं। यदि यदि आप y के 6 गुने में y के 6 गुने में से 6 घटाएं
6 गुने में से 6 घटाएं तो आपको 60 प्राप्त होता है। 60 प्राप्त होता है। तो हम देखेंगे इसको किस प्रकार से हल करेंगे। y के 6 गुने में तो ABCD का जो भी अक्षर दिया है पहले उसको लिखेंगे और 6 गुना दिया है तो सामने 6 लिख देंगे। में से 6 घटाएं तो इसमें से हम घटा देंगे 6। बराबर बोल रहा है कि 60 प्राप्त होता है तो बराबर हो जाएगा हमको 60 प्राप्त। इस प्रकार हम सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इन प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है और ये परीक्षा में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। उसके बाद फिर हम इसका अपोजिट करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 5 का पहला करेंगे हम। एक प्रश्न दिया है p धन 4 और बराबर दिया है 15। इसका हमको कथन लिखना है। जैसे कथन दिया था उसका समीकरण बनाया हमने, अब समीकरण दिया है उसका हमको कथन लिखना है। तो हम किस प्रकार से लिखेंगे इसका कथन। हम लिखेंगे p और 4 का क्या हो रहा है योग और बराबर क्या मिल रहा है 15। तो हम लिख देंगे p तथा 4 का योग 15 देता है। ये भी लिख सकते हैं हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि p तथा 4 का योग करने पर 15 प्राप्त होता है। सभी कथन ठीक है, जैसा भी आपको उचित लगे वैसा लिख सकते हैं, लेकिन जो समीकरण दिया है उसका मतलब वही निकलना चाहिए। उसके बाद लिखा है m ऋण 7 बराबर 3। तो हम देखेंगे इस कथन को लिखेंगे कि m में से 7 घटाने पर m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। तो हम देखेंगे यहाँ कि इस कथन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दिया है 2m ऋण 7, 2m बराबर 7। तो हम देखेंगे इसका कथन कैसे लिखेंगे। इसमें m में 2 का गुना हो रहा है। हमने देखा कि जहां पर भी संख्याएं सामने लिखी हुई थी इसका मतलब उसमें उसका गुना हो रहा था। तो हम यहाँ लिखेंगे m का 2 गुना 7 है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, या m में 2 का गुणा करने पर 7 प्राप्त होता है, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रश्न इसमें दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है m/5 और बराबर में दिया हुआ है 3। तो हम देखेंगे इसको किस प्रकार लिखेंगे। तो हम लिखेंगे m में 5 का भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। तो यहाँ लिख देंगे हम 3 प्राप्त होता है, क्योंकि भाग का चिन्ह इस प्रकार का होता है और जो बटे की संख्या है वो भी इसी प्रकार की, एक अंक ऊपर है एक अंक नीचे है। तो ऐसे ही एक बिंदु ऊपर है एक बिंदु नीचे है, तो हम बटे की लाइन को इससे याद रख सकते हैं कि ये भाग का ही प्रश्न है कि m में अगर हम भाग देंगे 5 का तो हमको 3 प्राप्त हो जाएगा। 5वां प्रश्न हम देखेंगे। 5वें प्रश्न में लिखा है 3m/5 बराबर से 6। इसको हम लिख सकते हैं कि m में 3/5 का गुणा करने पर 6 प्राप्त होता है। 6 प्राप्त होता है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, m में 3 का गुणा करके 5 का भाग देने से 6 प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, क्योंकि m में 3 का गुणा हो रहा है और 5 का भाग दे रहे हैं और बराबर हमको 6 मिल रहा है, तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। उसके बाद 6वां प्रश्न जो है 3p धन 4 बराबर 25। तो इसको हम लिख सकते हैं कि p का 3 गुना या 3 गुने में
4 जोड़ने से या जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है। 25 प्राप्त होता है। इस प्रकार हम ये पहली प्रश्नावली में दिए हुए प्रश्नों को हल कर सकते हैं और ये बहुत ही आसान प्रश्न है और इनमें से एक प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। तो इनको आप एक दो बार करके देखें तो आपके 2 नंबर जरूर तैयार हो जाएंगे। और अगर वीडियो अच्छे लगते हो और प्रश्न आपको समझ में आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।